नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी पृथ्वी की गतियां और ज्वार-भाटा ये तीन टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप वीडियो एग्जाम दे रहे हो, वीपीओ दे रहे हो या आरआरओ दे रहे हो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाते हैं। इसी टॉपिक को आप कहीं और पढ़ोगे तो 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, नहीं, यहाँ से 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है उतना कराया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अर्थ। देखिए, अगर आप लोगों ने ब्रह्मांड या सौर मंडल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट संपूर्ण जानकारी दी गई है उसमें। उसके बाद इसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा, पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी का आकार जियोट है जी। आपको वन लाइनर में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, गोलाकार लगा देते हैं, अंडाकार लगा देते हैं, गलत है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जियोट है। जियोट क्या होता है? तो अगर ऊबड़ खाबड़ एक आकृति होती है गोले की, ये ऊबड़ खाबड़, तो इसको जियोट कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी इसी प्रकार की है, तो ये जियोट है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और भूमध्य व्यास काफी बार पूछा गया है। ये है आपका भूमध्य व्यास, ये, और ये है आपका ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। और भूमध्य व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटा अंतर है, 12,714, 12,756। उसके बाद अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल देखा जाए तो साइंस में भी पढ़ा होगा, बहुत ही ईजी है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जी कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और पृथ्वी का पलायन वेग, मतलब इसी वेग से रॉकेट प्रक्षेपण होता है, या इसी वेग से अगर जाया जाए तो पृथ्वी के कक्षीय वेग से आप बाहर निकल जाओगे, अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। तो पलायन वेग कितना है पृथ्वी का? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की इकाई है, घन की इकाई है। इसी वजह से 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखें तो देखिएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम में समझ में आएगा। देखिए, ये है सूर्य, सन, और ये पी लिखा है, ये है पृथ्वी। देखिएगा, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए, दो स्थितियाँ बनती हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है उपसौर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी न्यूनतम है, और जब दूरी न्यूनतम कब होती है? तो 3 जनवरी को। ये डेट आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि उपसौर किस तारीख को होता है, या उपसौर किस स्थिति को कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, 3 जनवरी को। और इसी का उल्टा करते हैं तो अपसौर। देखिए, यहाँ पे उप है, यहाँ पे अप है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या है? अधिकतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखा जाए तो पृथ्वी में अक्षांशों की संख्या कितनी है? 121, सॉरी 181 है। 181 अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 कुल कुल अक्षांश 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179, 179। मतलब क्या है इसका? तो मतलब ये है कि देखिए, ये अगर पृथ्वी है तो अक्षांश रेखाएं ऐसे हैं, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल रेखाएं जो हैं, कुल अक्षांश हैं 181, और कुल अक्षांश रेखाएं हैं 179। कहने का अर्थ ये है कि नीचे और ऊपर की जो बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उनको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो रेखाएं नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो रेखाएं नहीं है, वो केवल एक डॉट बिंदु हैं। इस वजह से उनको कुल अक्षांशों में रखा गया है, जबकि यहाँ पर रेखाएं पूछा गया है। रेखाएं वही होंगी जो पूरा घूमेंगी। तो वो कितनी है? ऊपर नीचे को छोड़कर 2 घटा दीजिएगा तो 179 है। उसके बाद दो अक्षांशों के मध्य दूरी एक समान होती है, तो कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। ठीक है, चाहे ऊपर नीचे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, हर जगह पे दो अक्षांशों के मध्य की दूरी एक समान होती है, याद रखिएगा। सभी अक्षीय रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं वृत्ताकार होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे घूमेगी तो वृत्ताकार होंगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सभी वृत्ताकार होती हैं। सभी में सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त। तो बीच का जो सबसे बड़ा वृत्त होता है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसी में भूमध्य रेखीय वृत्त बनता है, जिसकी परिधि कितनी होती है? तो 40,076 किलोमीटर। 40,076 किलोमीटर परिधि होती है। उसके बाद दो अक्षांशों
दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं और दो देशांतरों के बीच के भाग का क्षेत्र जो होता है उसको गोरे कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये देखिए ये पृथ्वी है, तो ये जो ऊपर से नीचे आया ये देशांतर है और ये आपका अक्षांश है। तो गोरे कहेंगे दो देशांतरों के मध्य की दूरी को, और कटिबंध कहेंगे दो अक्षांशों के बीच की दूरी को। और जब गोरे कटिबंध मिलते हैं तो जो बीच का क्षेत्र बनता है इसी को कहते हैं ग्रिड। ग्रिड पद्धति आपने पढ़ी होगी सिंधु घाटी सभ्यता में, ग्रिड, कि जब सड़कें बिल्कुल चौकोर काटती हैं एक दूसरे को तो उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये जो बीच का क्षेत्र है इसी को कहते हैं ग्रिड। ठीक है, उसके बाद देखें पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है, दो प्रकार से। कौन कौन? एक है घूर्णन गति, या इसी को परिभ्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति इस अब जो लेटेस्ट पैटर्न बन रहा है तो उसमें घूर्णन गति बहुत ही कम पूछा जा रहा है। परिभ्रमण एक नया शब्द आता है, परिभ्रमण, और उसके बाद दूसरा होता है एक है परिक्रमण। ठीक है, तो ये है परिभ्रमण और ये है परिक्रमण। दोनों में अंतर क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब भी आ जाए घूर्णन गति या परिभ्रमण गति तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, मतलब वो सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है, केवल अपने ही अक्ष पर घूम रही है। और किस दिशा में? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और इसी गति के कारण, मतलब परिभ्रमण गति या घूर्णन गति के कारण ही दिन रात की घटनाएं होती है। मतलब दिन होता है रात होता है, किस वजह से? तो परिभ्रमण गति की वजह से। ठीक है, और जबकि परिक्रमण गति क्या होती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। मतलब कहने का कि यहाँ पर क्या है कि अपने अक्ष पर घूम रही है, और यहाँ पर क्या है कि सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी। और इस स्थिति से, परिक्रमण गति से मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम परिवर्तन की घटना होती है। और जबकि परिभ्रमण गति से दिन रात की घटना होती है। तो ये घटनाएं आपसे बहुत बार पूछा गया है कि दिन रात, पृथ्वी में दिन रात की घटना का कारण क्या है? तो उसकी परिभ्रमण गति है। ठीक है, उसके बाद देखें दिन रात एक समान ना होना। आपको पता होगा दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण से दिन रात समान नहीं होते। अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, इस कारण से भी दिन रात समान नहीं होते। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिन रात एक समान ना होने का कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो इस टाइप से चार ऑप्शन होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीसीस की तरफ अगर जा रहे हो तो उसमें चार ऑप्शन होंगे। फिर उसमें आएगा ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक या तीन, या ऑप्शन डी सभी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको दो ही स्थितियां याद रखनी है कि ये दो ही स्थिति हैं जिनसे दिन और रात समान नहीं होते। और उसके बाद देखिए कि विषुवत रेखा पर, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद देखें कुछ डेट होती है, तो आपसे किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। देखिए 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिएगा ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जब 21 जून को चमकता है तो उसी को कहते हैं ग्रीष्म आयनात। अब आपसे क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ लेगा कि ग्रीष्म आयनात किस तारीख को होता है, या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो जब भी आ जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो आप लगाओगे 21 जून। और 21 मार्च बसंत विषुव, क्या कहते हैं, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को शरद विषुव, और 22 दिसंबर को शीत आयनात। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को क्या कहते हैं, शीत आयनात। अब यहीं पर अगर आपसे उल्टा पूछ ले, कैसे, कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, ध्यान दीजिए, अगर पूछ ले उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तब तो आप करोगे 21 जून। लेकिन अगर पूछ लेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर में सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सिंपल है, अगर सबसे छोटा दिन पूछ रहा है तो जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो देख लेंगे ज्वार भाटा। और एग्जाम की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे, चाहे आप फिर आर बैठ जाइए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है।
तो देखिएगा समुद्र के तल का ऊपर उठना और नीचे गिरना यही ज्वार भाटा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, समुद्र का तल है तो समुद्र का जल है, तो जल का ऊपर उठना, काफी ऊपर उठ जाता है और वापस चला जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो इसी घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा आता क्यों है, कारण क्या है? तो देखिएगा प्रमुख तीन कारण है। पहला सूर्य का आकर्षण बल, दूसरा चंद्रमा का आकर्षण बल और तीसरा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्री बल। ये तीन प्रमुख कारण आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण बताइए, यही तीन कारण आपको याद करना है, चौथा नहीं है। सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपकेंद्री बल। पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा आकर्षण बल 2.2 गुना अधिक लगता है। मतलब कहने का कि सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण बल, सबसे पावरफुल आकर्षण बल किसका है? तो ध्यान दीजिएगा चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा नजदीक है तो चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य से अधिक है। कितना अधिक है? तो 2.2 गुना अधिक है। उसके बाद आगे देखें, तो यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूँ। तो देखिएगा जब पृथ्वी के किसी भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है तो उसके विमुख भाग पर भी ज्वार आता है। इसी कारण पृथ्वी के घूर्णन से प्राप्त अपकेंद्री बल है। मतलब इसका कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से प्राप्त अपकेंद्री बल। मतलब कहने का कि देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा है, और चंद्रमा के कारण ये ज्वार आया, ये ज्वार आया तो इसको कहते हैं उच्च ज्वार, और जो आसपास ज्वार आते हैं उनको कहते हैं निम्न ज्वार। और जब ये सम्मुख भाग है, ये ऊपर का भाग है, चंद्रमा है, और इसी के विपरीत ये विमुख भाग नीचे भी ज्वार आता है। ये क्यों होता है? इसका कारण देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल। ठीक है, तो पृथ्वी पर एक साइड चंद्रमा की अगर वजह से ज्वार आता है तो दूसरी तरफ उसके विमुख भाग में भी ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल। ठीक है, उसके बाद देखें तो पृथ्वी पर प्रत्येक 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए। मतलब प्रत्येक 12-12 घंटे में चेंज होता रहता है, इस वजह से 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, लेकिन 26 मिनट देरी से आता है। क्यों? चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना इसका कारण है। ध्यान दीजिए कारण आपको याद होना चाहिए कि 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, लेकिन 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार आता है। इसका प्रमुख कारण है कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। उसके बाद दैनिक ज्वार क्या होता है? दैनिक ज्वार मतलब रोज। तो प्रतिदिन एक स्थान पर एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार कहते हैं। यह प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। अब जाहिर सी बात है 26 मिनट की देरी 12 घंटे में हो रही है तो 52 मिनट की देरी पूरे 24 घंटे में होगी। इसी वजह से प्रतिदिन जो है 52 मिनट की देरी से ज्वार भाटा आता है। अब देखिए ज्वार भाटा के प्रकार। तो ज्वार भाटा दो प्रकार के हैं, एक है दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार, ऊंचे ऊंचे ज्वार, या एक है लघु ज्वार, निम्न ज्वार या छोटा ज्वार इसे कहते हैं। अब दीर्घ ज्वार क्या होता है पहले देखें। तो देखिएगा जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तब ज्वार आता है, उच्च ज्वार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा जब उच्च ज्वार क्या होता है, जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तब उच्च ज्वार आता है। अब उच्च ज्वार में भी दो कंडीशन है, एक है युति, एक है व्युति। या इसी को सिजगी कहते हैं, युति, व्युति या सिजगी। मैं फिर बताता हूँ एक बार कि जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, कांस्टेंट लाइन में होते हैं, तो उस स्थिति में दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार आता है। इस स्थिति को युति या व्युति कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती है, मतलब कहने का उच्च ज्वार में ही दो कंडीशन होती है, एक होती है युति, एक होती है व्युति। अब ये क्या होता है, तो पहले युति समझते हैं। तो देखिएगा जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इस कंडीशन में हो, मतलब चंद्रमा बीच में हो और सूर्य, पृथ्वी कहीं भी हो, तो इस स्थिति में उच्च ज्वार आता है और इसे कहते हैं अमावस्या या सूर्य ग्रहण। इसे ही युति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, जब चंद्रमा बीच में हो तो उस स्थिति में होता है सूर्य ग्रहण, और इस अवस्था को कहते हैं युति, और इस अवस्था में उच्च ज्वार आते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण को अमावस्या भी कहते हैं। उसके बाद व्युति क्या होता है? व्युति होता है जब पृथ्वी बीच में, देखिए यहाँ चंद्रमा बीच में था और यहाँ पृथ्वी बीच में है, और जब चंद्रमा बीच में होता है तो होता है सूर्य ग्रहण या अमावस्या, जब पृथ्वी बीच में होती है तो होता है चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा, और इस स्थिति को व्युति कहते हैं। और इस अवस्था में भी उच्च ज्वार आते हैं। तो देखिएगा उच्च ज्वार की दो कंडीशन है, युति या व्युति। युति मतलब सूर्य ग्रहण, व्युति मतलब चंद्र ग्रहण। युति में चंद्रमा बीच में होगा और व्युति में पृथ्वी बीच में होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद
विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी में आते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी पड़ती है, तो फंडी की खाड़ी में ही सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अब भारत में अगर पूछा जाए सबसे ऊंचे ज्वार, तो ओखा तट गुजरात में है, ओखा तट यहीं पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं भारत में। और एकमात्र ऐसा स्थान है इंग्लिश चैनल, जहां पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार आते हैं। 24 घंटे में वैसे 2 बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे में 4 बार आते हैं इंग्लिश चैनल में, जो ब्रिटेन और फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट याद होने चाहिए। अब हम लोगों ने उच्च ज्वार पढ़ लिया, अब युति की स्थिति पढ़ ली। अब निम्न ज्वार या लघु ज्वार क्या होते हैं, तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। देखिएगा, जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य समकोण की स्थिति होती है, जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य समकोण की स्थिति में होते हैं, तो इस अवस्था में निम्न ज्वार या लघु ज्वार आते हैं, क्योंकि इस स्थिति में दोनों का ज्वार उत्पादक बल बढ़ जाता है, मतलब ज्वार बढ़ जाता है कुल मिला के ये। ठीक है, यहाँ से सूर्य का भी प्रेशर पड़ रहा है और चंद्रमा का भी, तो इस वजह से जब 90 डिग्री में होते हैं या समकोण की स्थिति में होते हैं, तो निम्न ज्वार या लघु ज्वार आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ज्वार भाटा अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना ही पढ़ना है। यकीन मानिए इसी से आसपास ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, रिवीजन करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की शॉर्टेस्ट वीडियो, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो भी एग्जाम लायक इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है, वही इस चैनल पर कराया जाता है, फालतू की बहसबाजी नहीं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।